हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, एसबीआई ने बताया है कि आरबीआई रेपो रेट शायद नहीं बढ़ा सकता है। उनके हिसाब से जो जून पॉलिसी आएगी उसके अंदर रेपो रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ में उनका कहना है कि जो ग्रोथ रेट है वो हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। अच्छी चीज है देखा जाए तो। अगली खबर एक यूएस के एंटरप्रेन्योर है जिनके एक स्टार्टअप है प्लग एंड प्ले करके। उन्होंने बताया कि इंडिया के पास एक पोटेंशियल है कि हम भी गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां बना सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और ये मेरा भी मानना है, मैं बहुत टाइम से इस चीज के बारे में बोलता हूं कि मुझे भी लगता है इंडिया से ऐसी बड़ी कंपनीज बननी चाहिए। अभी के टाइम पे टॉप 10 कंपनीज की अगर लिस्ट उठाते हैं ना, उसमें इंडिया की कंपनीज नहीं दिखाई देती है और ये एक अच्छी चीज नहीं है। टेक की कंपनियां ज्यादा है देखा जाए तो। अगर हम प्लग एंड प्ले की बात करके चले तो ये इंक्यूबेशन सेंटर कम कोवर्किंग टाइप्स की चीज है, जहां पर इनका कहना है कि 50% से ज्यादा इनके जो कस्टमर्स है वो इंडियन है कहीं ना कहीं पे। बहुत बड़ी चीज है। अगली खबर G20 मीटिंग की है। तो अभी रिसेंटली गोवा के अंदर G20 मीटिंग हुई। उसके बाद में जो सऊदी प्रिंस है उन्होंने इसकी तारीफ करी। उन्होंने बोला इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया कि कितना इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप्स के ऊपर इन्वेस्ट करने का, कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमी के अंदर। साथ में बात करेगी गवर्नमेंट हो गए, पब्लिक सेक्टर हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, सोसाइटी हो गई, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा अगर अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं तो। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी गई, स्टार्टर 20 एंगेजमेंट ग्रुप, जहां पर 250 से ज्यादा नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। अलग अलग इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए थे और 40 इंडियन स्टार्टअप्स ने अपने आप को शोकेस भी किया। वहां पर मेजर जो अनाउंसमेंट हुई है वो हुई है इन्वेस्टमेंट की। G20 ने डिसाइड किया है $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का स्टार्टअप्स के अंदर 2030 तक। बढ़िया चीज है। $1 ट्रिलियन अगर इन्वेस्ट होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब अगली मीटिंग जो G20 की होने वाली है वो गुरुग्राम में होने वाली है अगले महीने। देखते हैं आगे क्या डिस्कशन होती है इसके ऊपर। अगली खबर में हमारे आज के स्पॉन्सर आते हैं लपास लर्निंग। लपास लर्निंग हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीरियस तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को आप ले सकते हैं। हमने एक बंडल ऑफर भी निकाल रखा है जहां पर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, प्लस आपको 24 लाइव वर्कशॉप्स मिलेगी जो कि ऑनलाइन होगी, प्लस हम सिलेक्टेड लोगों को ऑफलाइन भी बुलाएंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ लोगों के पास तो मान लो ये बहुत हाई चांस है कि वो ऑफलाइन भी हमारे साथ वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हो तो इंडिविजुअल ऑफर भी है। हमारा वेबसाइट का कोर्स लाइव हो गया है तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगर देखा जाए वेबसाइट के अंदर मैंने आपको वर्डप्रेस सिखाया है, पर जो कोर्स का 20% पार्ट है वही वर्डप्रेस है। 80% पार्ट एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर हमने फोकस किया है, किस तरीके से वेबसाइट बनानी चाहिए, क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, पूरा उसको डिटेल में कवर किया है। और जिन्होंने बंडल पहले से ले रखा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ वेबसाइट वाला पार्ट किस तरीके का लगा, जो मैंने डिटेल के अंदर चीजें समझाई है। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अडानी ग्रुप ने बताया जो किड्स है जो कि ऑर्फन हो गए हैं ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर, उनकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अडानी ग्रुप लेने वाला है। उन्होंने ये जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है ट्रेन एक्सीडेंट वाला उसके बारे में बात करी और उन्होंने बोला कि जो लोग ऑर्फन हुआ है उनको सपोर्ट की जरूरत है। अपने ट्वीट के अंदर उन्होंने ऐसा बोला। अगली खबर इंडिगो की एक फ्लाइट की है जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर को लेके जा रहे थे। उसको इमरजेंसी लैंड करना पड़ गया, अचानक उड़े, उसके बाद थोड़ी देर के बाद भी उनको नीचे लैंड करना पड़ गया। कहा जा रहा है ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से, कोई ग्लिच था उसके चक्कर में किया गया है। सारे पैसेंजर को डीबोर्ड कर दिया गया और साथ में प्लेन को इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर इंडिया की है। तो इंडिया रशिया से दबा के ऑयल ले रहा है। इंडिया ने जो रशिया से ऑयल लिया है ना, अगर हम उसको सऊदी, यूएई, इराक, यूएस से जोड़ देते हैं, उससे ज्यादा लिया है इंडिया ने रशिया से ऑयल। और ये एक अच्छी चीज है इंडियन इकोसिस्टम के लिए देखा जाए तो। इसका रीजन क्या है, जो इंडियन रिफाइनर्स है उनके लिए सबसे अच्छी चीज हो गई है भाई रशिया का ऑयल लेना, क्योंकि आपको सस्ते रेट के अंदर मिल रहा है, साथ में आपको एम्पल अवेलेबिलिटी है, जितना चाहिए उतना ले लो। रशिया की वॉर के बाद में हमको ये देखने को मिला है, आपको अच्छे रेट में भी मिल जाता है तो हम ले लेते हैं। अब अगर रेट की बात करके चले तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया है अपनी ऑयल प्रोडक्शन को 1 मिलियन बैरल पर डे से घटाने का। जुलाई के अंदर एशियन मार्केट के अंदर $2 पर बैरल का बढ़ता हुआ रेट दिखाई दिया। कहा जा रहा है ये वही रीजन है जो ओपीईसी प्लस ने डिसाइड किया था ना, कि हमको ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाना है, राइज करना है, तो शायद ये उसी का प्लान है। बेसिकली क्या है, डिमांड है, आप सप्लाई को रोक दो,
सप्लाई रुकने की वजह से प्राइस बढ़ जाएगा, सीधा सा लॉजिक ये है। अब इंडिया की बात करके चले तो इंडिया को उतना शायद नुकसान नहीं हो सकता। अब देखा जाए इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट शायद ना पड़े, क्योंकि रशिया सपोर्ट कर रहा है, नाइजीरिया आ गया है, अंगोला आ गया है, बाकी बहुत सारे नेशंस आ गए हैं जो कि ऑयल सप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है, खासकर इंडिया को कितना इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका रिचार्ज सस्ते में मिल ही रहा है। अगली खबर रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम यूपीआई को डेबिट कार्ड से कंपेयर करके चले तो भाई अगर यूपीआई पे 1900 रुपीज स्पेंड होते हैं ना, तो 100 रुपीज कार्ड के ऊपर स्पेंड होते हैं। ये डेटा रिवील किया गया है और ये बहुत बड़ा डेटा है अगर देखा जाए तो। अब इसका रीजन क्या है? मर्चेंट को पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अगर आप यूपीआई से पे करते हो तो कोई कॉस्ट नहीं लगती मर्चेंट के ऊपर। कार्ड की बात करके चले तो कार्ड वाले फीस लेते हैं। कार्ड के लिए पूरा आपको मशीन सब कुछ लेके रखनी पड़ती है, कई जगहों पर उसका रेंट भी होता है। पर यूपीआई एक सीमलेस एक्सपीरियंस है, क्यूआर कोड लगाओ, काम कर लो। और यही रीजन है कि जो यूपीआई की ट्रांजेक्शन है ना, वो 139.2 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गई फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन से कंपेयर करके चले तो 72 ट्रिलियन रुपीस थी खाली। अगर वॉल्यूम वाइज बात करके चले तो 83.8 बिलियन वॉल्यूम है यूपीआई की, अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करके चले, जहां पर डेबिट कार्ड की 3.4 बिलियन है। बहुत बढ़िया चीज। अगली खबर बज़फीड की है, तो उनको नैस्डैक से डीलिस्टिंग की वार्निंग मिल गई है, क्योंकि उनके स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। कहा जा रहा है जो उनका कॉमन स्टॉक का प्राइस है वो $1 पर शेयर से नीचे पहुंच गया है, जो कि नैस्डैक की ग्लोबल मार्केट के रूल्स के खिलाफ है। अब इनको 180 दिन का टाइम दिया गया है, भाई इसको चीज को सॉल्व करो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर मदर डेयरी की है, तो नितिन गडकरी जी ने बताया कि मदर डेयरी 400 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है नागपुर के अंदर अपना प्लांट सेटअप करने के लिए। 10 हेक्टेयर का गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड कर रही है उनको, और कहा जा रहा है इसकी वजह से 30 लाख लीटर ऑफ मिल्क डेली फार्मर्स दे पाएंगे मदर डेयरी को, इतना मतलब प्रोड्यूस हो पाएगा। बड़ा नंबर है देखा जाए। अगली खबर एयरबस की है, तो एयरबस के लिए बहुत अच्छी खबर है रिपोर्ट्स के हिसाब से। वो शायद रिकॉर्ड डील ले सकता है इंडिगो से 500 जेट्स की। अगर हम एयर इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने एयरबस और बोइंग से 470 प्लेन्स परचेस किए थे, ये उससे भी आगे निकलने की बात चल रही है। अभी रिसेंटली इंडिगो ने 830 प्लेन्स का और ऑर्डर दिया था, जिसमें से 500 जेट्स अभी आने हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट से जो एयरबस की पोजीशन है इंडियन एविएशन मार्केट में, वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ में हमको दिखाई दे रहा है इंडिगो के क्या एक्सपेंशन प्लान है। जिस तरीके से वो खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब वो देख पा रहे हैं कि फ्यूचर हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी साइड पे अगर मैं एयर इंडिया के सीईओ की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला कि इंडिया की जो डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री है वो हेल्दी नहीं है। उन्होंने बात करी कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट हेल्दी नहीं है, यहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं चल रहा है। अभी टाटा ग्रुप बेसिकली अपने जितने भी वर्टिकल उन सबको मर्ज कर रहा है ना, जो एयरलाइन वाले हैं। अभी टाटा ग्रुप ने रिसेंटली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस खरीदा लास्ट ईयर, अगर जनवरी की बात करके चले तो। उसके बाद में हमको अभी रिसेंटली गो फर्स्ट के जो प्राइसेस है वो दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंडियन एयरलाइन सेक्टर के अंदर वो हाईलाइट हो रही है कि भाई प्रॉफिटेबल रहना उतना आसान नहीं है। तो गवर्नमेंट शायद अभी मीटिंग कर सकती है जहां पर डिस्कस करेगी कि कई कई रूट्स के अंदर शायद रेट बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि एविएशन सेक्टर को बचाना तो पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको फ्लाइट पे ज्यादा ट्रैवल करना पसंद है, गाड़ी पे, ट्रेन पे, या फिर घर पे बैठना मेरी तरह? अगली खबर पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल जाएगा, पर इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है। उन्होंने साथ में बात करी कि जो भी चैलेंजिंग रिफॉर्म्स थे वो पहले से इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, जितना वर्स्ट फेज था वो जा चुका है। साथ में उन्होंने पाकिस्तान की रिकवरी के बारे में बात करी कि पाकिस्तान रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है, अच्छी चीज है। पर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात करी, वो थी पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। उन्होंने बोला इसकी वजह से भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव मार्क पड़ा है। अगर देखा जाए तो आईएमएफ ने भी इनका रिसेंटली लोन कैंसिल किया था, और आईएमएफ ने उससे पहले भी वार्निंग दी थी कि तुम्हारे यहाँ पे क्राइसिस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तुम्हारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगली खबर टाटा पावर के सीईओ की है, तो उन्होंने बोला है कि जो पावर की डिमांड है वो 10% बढ़ सकती है इस साल के अंदर। उन्होंने बात करी इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जिस तरीके से ग्रो कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ में उन्होंने रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करी कि भाई इंडिया के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर रेन्यूएबल के अंदर बहुत ज्यादा स्विच आया है, और साथ में उन्होंने अपनी तारीफ भी करी कि टाटा पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा एनर्जी सेक्टर के अंदर।
अभी के टाइम पे 50% के आसपास गवर्नमेंट ओन करती है, बाकी कुछ प्राइवेट के पास। अगली खबर, betterhalf.ai के जो सीईओ एंड को फाउंडर है, उन्होंने बताया कि उनकी स्टार्टअप के अंदर उनके लैंडलॉर्ड ने $10,000 इन्वेस्ट किए थे। ट्विटर के ऊपर उन्होंने कुछ शेयर किया और ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि इंडियन इकोसिस्टम किस तेजी से बढ़ रहा है। ये स्टोरी बैंगलोर की है, तो इससे एक और चीज पता लग रही है, बैंगलोर जो सिलिकॉन वैली बन रहा है ना, तो वहां पे जो लैंडलॉर्ड्स है ना, उनका माइंडसेट भी उस तरीके से बन रहा है। लैंडलॉर्ड ने एक बहुत मस्त बात बोली, उन्होंने बोला कि आई एम इन्वेस्टिंग इन यू। बेसिकली उनको इतना ट्रस्ट था उस बंदे पे कि वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। अगली खबर एक वायरल वीडियो की है जो कि कोडिंग जिंजा के ऑफिस से निकल के आ रही है। तो ऑफिस के अंदर स्टाफ को बंद कर दिया गया था, बाहर से ताला लगा दिया गया था। अब कहानी क्या है, कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट के लिए ऐसा किया गया था क्योंकि कुछ सेल्स लीडर ने कुछ मिसगाइड किया था, उसकी वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई दिया था। अब जो इनके को फाउंडर है अंकुश शुक्ला, उन्होंने बोला कि हमने इसके ऊपर रिग्रेट दिखाया है, उसी टाइम पे हमने इस चीज को रिजॉल्व कर दिया था और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए। अगली खबर, जीरो धा के जो सीटीओ है, उन्होंने बोला कि अगर एआई रेगुलेशन आती है तो कहीं ना कहीं जो स्टैब्लिश एआई कंपनीज है उनको एडवांटेज मिलेगी, मतलब चैट जीपीटी और बार्ड को एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पहले से ही ट्रेन कर लिया है, सब कुछ कर चुके हैं। एआई की अगर टेक्नोलॉजी की बात करके चले तो सबसे पहले आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेन करने के बाद में वो आपको रिजल्ट देता है। तो अगर आपने असुर देखा तो असुर के अंदर यही हुआ था ना कि उसको एआई को ट्रेन कर रहे थे वो सोशल मीडिया के कंटेंट से। तो इसी तरीके से ट्रेन करना पड़ता है अगर आपको एआई को बढ़ाना होता है। अब इनका कहना है कि भाई अगर रेगुलेशन आएगी तो शायद ट्रेनिंग रुक जाएगी, ट्रेनिंग रुक जाएगी तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी और बार्ड के पास में अनफेयर एडवांटेज हो जाएगी। अभी के टाइम पे एआई बहुत सारी चीजें कर सकता है, वो आपको म्यूजिक बना के दे सकता है, आपके लिए कंटेंट लिख सकता है, आपके लिए मूवीज बना सकता है, आपके लिए डिजिटल कंटेंट बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हमने एक एआई का कोर्स भी बना रखा है, अगर आप एआई सीखना चाहते हो, किस तरीके से आप एआई से कंटेंट लिख सकते हो, कॉपीराइटिंग कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे ले सकते हैं। अगर पिछले कुछ टाइम से हम देखें तो जो ओपन एआई के सीईओ है सैम ऑल्टमैन, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अथॉरिटीज के पास जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि एआई सुपर इंटेलिजेंस बन सकती है, हमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज तो मिल ही जाएगी इससे। अगली खबर स्पेसएक्स की है। तो स्पेसएक्स ने 22 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और फ्लोरिडा से इसे छोड़ा गया। फैल्कॉन 9 रॉकेट के अंदर ये चीज गई है और इनका गोल क्या है, इनका गोल है कि भाई लो ऑर्बिटल सैटेलाइट से कहीं ना कहीं आपके पास में इंटरनेट पहुंचाना है, कनेक्टिव दुनिया बनानी है। मतलब टावर वावर नहीं होगे, सीधा सैटेलाइट से आपके फोन पे इंटरनेट चलेगा। सीधा नहीं, मतलब बीच में एक एंटीना लगाया जाएगा जो कि उसको रिसीव करेगा। अगली खबर वॉलमार्ट की है। जो उनके स्टेक्स है फोन पे के अंदर वो घटते हुए दिखाई दिए, 85% पहुंच गए हैं, जो कि पहले 89% हुआ करते थे। $1 बिलियन अभी के टाइम पे वो रेस कर चुके हैं। ओवरऑल अगर बात करके चले ना, 30 अप्रैल तक $750 मिलियन वॉलमार्ट ग्रुप ने रेस किए थे, जहां पर $200 मिलियन वॉलमार्ट ने खुद डाले थे। तो देखते हैं फोन पे का फ्यूचर क्या रहता है और उसका क्या आईपीओ निकलता है और कब निकलता है और कहां पे निकलता है, इंडिया में, ग्लोबली कहां। वैसे इंडिया में ले आया है तो शायद इंडिया में आ सकता है। अगली खबर भारत पे के लिए एक बुरी खबर है। डेलॉइट की बात करके चले तो उन्होंने कहा है कि जो वेंडर्स को अप्रूव करने का तरीका है वो भारत पे में सही नहीं है। उन्होंने बोला कहीं ना कहीं यहाँ पे बाईपासिंग चलती है, जिस चैनल से प्रॉपर अप्रूवल मिलना चाहिए उसको नहीं किया जाता है। डेलॉइट ने एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करी है जहां पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर नॉन कंप्लायंस वाली चीजें चल रही है बहुत सारी। अब भारत पे ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने बोला है कि हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे और इस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, वेंडर अप्रूवल को और अच्छा करेंगे। अगली खबर पेटीएम की है। तो पेटीएम के अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम नंबर्स की बात करके चले तो उनकी जो मंथली ट्रांजैक्शंस है वो 24% बढ़ती हुई दिखाई दिए है। जो उनके मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं वो 9.2 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। 75 लाख यूजर्स उनकी पेटीएम की डिवाइस यूज कर रहे हैं जो कि सब्सक्रिप्शन पे चलती है, और 4 लाख तो पिछले महीने ही ऐड हुए हैं। ओवरऑल अगर जीएमवी की बात करके चले, मतलब कितनी सेल हुई है इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो है 2.65 लाख करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर 35% का इंक्रीमेंट है। और इनके लोन वाले बिजनेस की बात करके चले तो वहां पर भी राइज दिखाई दिया है 169% का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के अंदर। बहुत बढ़िया चीज है। देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के शेयर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगली खबर राहुल गांधी की है। तो राहुल गांधी ने भी एआई के बारे में बोला है। उन्होंने बोला है कि एआई नौकरियों को रिप्लेस नहीं करेगा, उनके हिसाब से नौकरियां ट्रांसफॉर्म होगी। तो मैं भी देख रहा था ये वीडियो जहां पर उन्होंने बोला एआई, आई डोंट थिंक कि एआई नौकरियां
खाएगा। मैं हिल गया, मैंने कहा क्या बोल दिया? फिर उन्होंने बोला ट्रांसफॉर्म करेगा, और मुझे भी ऐसा लगता है। मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक रील डाली थी जहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था, दिखाया था, लाइव दिखाया था कि देखो किस तरीके से एआई चीजों को आसान कर रहा है। आसान करने की वजह से नई नई चीजें बनेगी। हाँ, नौकरियां उन लोगों की जाएगी, ट्रांसफॉर्म नहीं होगी जिनको एआई नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एआई बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला। अभी एनवीडिया का एक इवेंट हुआ था और वो खतरनाक था। उन्होंने बताया कि पहले के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो 5 साल में डबल होती थी, पर पिछले 5 साल में 1000 टाइम्स कर दी है टेक्नोलॉजी की स्पीड। एआई से ये चीजें अचीव हो पाएगी। 1000 टाइम समझ पा रहे हो तुम क्या चीज होती है? अभी जो हम फोन यूज कर रहे हैं 5 साल के अंदर वो 1000 गुना फास्ट हो जाएगा, मान के चलते हैं। मतलब क्या है इसका? क्या पता फोन ही ना रहे। हम तो फोन आज लेते हैं, मैं फोन लेता हूं, मैं सोचता हूं 3 साल चलाऊंगा, 4 साल चलाऊंगा। अभी मैं एप्पल का कुछ सिस्टम लेने का प्लान कर रहा हूं, क्योंकि एप्पल का इवेंट है, मैं बस वेट कर रहा हूं कि वो सही निकाल दे कुछ। तो मैं तो वेट कर रहा हूं कि निकालूंगा तो मैं एक हाई ग्रेड लूंगा और मैं 3-4 साल मजे से चलाऊंगा। पता नहीं एग्जिस्ट ही ना करे चीजें। अगली बार मार्केट की है तो मार्केट पॉजिटिव दिखाई दी। रीजन कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं कि भाई जो यूएस का फेड रेट है वो हाइक नहीं होगा, साथ में कहा जा रहा है शायद इंडिया का भी नहीं होगा, शायद इस चक्कर में भी। दूसरी साइड पे अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करके चले तो वो हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया है। करेंसी की बात करके चले तो वो घटती हुई दिखाई दी। बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करके चले तो वो ऑल टाइम हाई को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम जियोजित फाइनेंशियल सर्विस पॉइंट के हेड ऑफ रिसर्च की बात करके चले तो उनका कहना है कि मार्केट इस टाइम पे जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स निकल के आ रहे हैं, मतलब डोमेस्टिकली इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं उसकी वजह से भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर नेगेटिव चीज एक ही रही कि जो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ना, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मई के महीने में 3.4% से 3.7% पे पहुंचा है। और मार्केट आप देख सकते हो किस तरीके से रही है, कौन बढ़ा है कौन घटा है। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।